नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 9 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्टों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए जाएंगे दोस्तों। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें जिनका भी एग्ज़ाम्स बाकी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आज ही रिपीट हो रहे थे। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो का PDF फाइल आपको चाहिए तो आप 8181819473 पे डायरेक्टली आप हमें PDF लिख के व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और दोस्तों PDF फाइल का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ। जितने भी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सब में वीडियो को शेयर कर दीजिए। PDF फाइल फ्री में ले जाइए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आया था दोस्तों कि फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत किस राज्य ने की थी। तो अगर किस राज्य ने की थी तो ओडिशा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों शायद आपसे पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया था, तो यहाँ पे मैं चलिए इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल फॉर ऑल सभी के लिए फुटबॉल पहल ये शुरू किया गया था ओडिशा के द्वारा। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, ठीक है, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इस पहल की शुरुआत जो कि 10 अक्टूबर 2022 को की गई थी। ये राज्य में जो कि सभी बच्चों के लिए बच्चों को फुटबॉल में बढ़ावा देने के उद्देश्य से खोला गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो पहल के तहत राज्य सरकार द्वारा लगभग 2000 स्कूलों के बच्चों के बीच में से इसको जो कि दिया गया है, यानी इसको शुरुआत किया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा। तो दोस्तों 2023 का महिला फीफा वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। बात करते हैं, इसकी मेज़बानी सबसे पहले जापान को दी गई थी, लेकिन जापान ने जो कि साफ तौर पे इनकार कर दिया था, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से मेज़बान बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों, तो फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि खुद को एसोसिएशन फुटबॉल जो कि फुटसल और बीच फुटबॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय के रूप में वर्णित करता है। यह एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय माना जाता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को रूट सेंट होनोरे पेरिस फ्रांस में हुई थी। मुख्य अंग इसका जो कि फीफा कांग्रेस हो जाएगा। ये कहाँ पे पहली बार इसकी स्थापना हुई थी, तो पेरिस फ्रांस में हुई थी। वर्तमान में जो इसके चैंपियन है फ्रांस के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम जो कि वर्तमान में चैंपियन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया है। तो मोटेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया गया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोटेरा को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो मोटेरा नृत्य जो उत्सव 2023 मंगलवार यानी 17 जनवरी 2023 से गुरुवार 19 जनवरी 2023 तक चला है। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि लगातार 6वीं बार भारत की सबसे स्वच्छ शहर किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदौर। बात करते हैं दोस्तों कि जब से ये स्वच्छ शहर वाला जो कि चालू हुआ है, ठीक है, ये जब से स्वच्छ शहर वाला पुरस्कार चालू हुआ है देने का इंडिया में, तो इसमें एक बार जो कि पुणे ने जीता था, बाकी हमेशा इंदौर को ही ये अवार्ड मिलता है। बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तो इसमें सूरत जो है दूसरे नंबर पे था। वहीं बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो नवी मुंबई जो कि तीसरे स्थान पर थी। तो इसको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या फिर कर्क रेखा गुजरती है, ऐसे करके प्रश्न था। तो इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए इससे रिलेटेड चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री के अक्षांश पर स्थित है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ऐसे
17 देश हैं जिसमें ताइवान सहित जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका, बहामास जो कि द्वीप समूह है, मैक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, फौरी मौरितानिया, ठीक है, मौरितानिया, एशिया, ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जो कि जलीय निकाय, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान और जल डमरू मध्य इसमें शामिल है, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी ये शामिल है। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जो कि होकर गुजरती है, इसमें उत्तरी अमेरिका जो कि है, वहाँ से जो द्वीप समूह जो कि बहामास द्वीप समूह, मैक्सिको, अफ्रीका, मिस्र, लीबिया, अफ्रीका महाद्वीप से जो कि मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, ठीक है, मौरितानिया। और अब बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब। और यहाँ पे बात करते हैं तो जलीय निकाय इसमें जो आते हैं, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान, जल डमरू मध्य, ठीक है, लाल सागर और मैक्सिको की खाड़ी, ये सभी आते हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। बात करते हैं कर्क रेखा भारत में, जो कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों का नाम बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि गुजरात में जसदड़ से गुजरती है, राजस्थान में कालिंजर से गुजरती है, मध्य प्रदेश में शाजापुर से गुजरती है, छत्तीसगढ़ में सोहनत से गुजरती है, झारखंड में लोहरदगा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर से, त्रिपुरा में उदयपुर से और मिजोरम में चंपाई से गुजरती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो कर्क रेखा जो कि माही नदी को 2 बार काटती है। पहली बार मध्य प्रदेश में, जहां से यह राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है, और तथा दूसरी बार जब यह गुजरात में प्रवेश करती है। तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी है। वहीं बात करते हैं तो भारत में कर्क रेखा के सबसे निकट का जो शहर था वह था उदयपुर, जो कि त्रिपुरा का हिस्सा है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों ऑप्शंस में। बच्चे ने एक बताया कि शायद यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ दिया गया था, तो अगर छत्तीसगढ़ रहा होगा ऑप्शंस में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 राज्य जो हैं आपसे गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही काम आने वाले हैं आगे जिनका भी एग्जाम्स है। एक प्रश्न आया था कि बार्ली या फिर वर्ली चित्रकला किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का। जी हाँ दोस्तों, बार्ली चित्रकला एक प्राचीन भारतीय कला है जो कि महाराष्ट्र की एक जनजाति वार्ली द्वारा बनाई जाती है, और यह कला उनके जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, शादी, उत्सव, जन्म और धार्मिकता को दर्शाया गया है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें बात करते हैं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, ठीक है, बालाघाट और खरगोन। ये सभी जो कि सिटी हैं जहाँ पे इनका आयोजन हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं अगर साइकिलिंग का पूछेगा तो ये दिल्ली में इसका आयोजन होगा दोस्तों। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जैसे कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया था। तो अगर समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, इन तीनों सूचियों की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो भारतीय संविधान में अशिष्ट अधिकार का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है जो उन मामलों से संबंधित है जिन्हें समवर्ती सूची और राज्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। यह अधिकारों का अशिष्ट अधिकार माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कनाडा आपका नहीं होगा। अगर समवर्ती सूची या फिर ऐसे बात की गई होगी तो आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कनाडा से क्या क्या लिया गया था। तो कनाडा के संविधान से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का जो कि निहितार्थ, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार इसमें शामिल है।
वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया था? तो मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपाध्यक्ष का पद, ये सभी क्या है? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया था? तो संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेष अधिकार संबंधी लेख, संसदीय विशेष अधिकार और द्वि संसदीयता, ये सभी जो कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया था। एक बात करते हैं दोस्तों आयरिश संविधान से, तो राजनीति के निर्देश सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये सभी क्या है? आयरिश के संविधान से लिया गया है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने सभी चीज़ें बता दी है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था, इसका भी दुविधा है। एक बच्चे ने मुझसे बोला है कि अनुच्छेद 356 पूछा था, तो अगर अनुच्छेद 356 पूछा गया होगा तो ये भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या फिर संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य का राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। जबकि एक बच्चे ने बोला था कि यहाँ पे आपातकाल से रिलेटेड पूछा था कि अगर भारत में कोई बाहरी आक्रमण मतलब कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो कि वहाँ पे आपातकाल लगाएंगे। तो अगर भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 के अधिकार, तो यहाँ पे 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसार यदि भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है तो राष्ट्रपति पूरे भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान की गई है, जो कि अनुच्छेद 52 आपका राइट आंसर होगा। तो अगर बाहरी आक्रमण से पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 52 हो जाएगा। बाकी अगर अनुच्छेद 356 पूछा गया होगा तो मैं बता दूंगा अनुच्छेद 352, जो कि बाहरी अगर कोई भी देश आक्रमण करता है उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो कि आपातकाल लगा सकता है। एक प्रश्न आया था कि रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था? तो 1240 में उनको गद्दी से हटाया गया था। बात करते हैं रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 ईस्वी से 1240 था। वह गुलाम वंश से संबंधित थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उन्होंने जमालुद्दीन याकुत को घुड़सवार सेना का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो वह पर्दा नहीं करती थी और जनता के सामने पुरुष परिधान धारण करती थी। उन्होंने मंगोल आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा की थी। उनकी मृत्यु 1240 में ही हो गई थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था कि 2023 का बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड किसको मिला है? तो द कश्मीर फाइल्स को मिला है। दोस्तों ये थोड़ा सा संचय में है, आप बताइएगा, कंफर्म कीजिएगा। 2023 का पूछा था, कब का पूछा था? तो 2023 का पूछा गया होगा, तो द कश्मीर फाइल्स आपका राइट आंसर होगा। कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। विवेक अग्निहोत्री ने इस पुरस्कार को आतंकवाद के सभी पीड़ितों और देश की जनता को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में शुरू किए थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में जो कि भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि 1932 में जे चैडविक ने एक उप परमाणु कण की खोज की जिसमें कोई चार्ज नहीं था और जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था। इसे अंततः न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के केंद्रक में मौजूद होते हैं। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो कि 1.6750 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्पष्टीकरण बता देते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी, इसलिए इसका भी जो कि राइट आंसर हो जाएगा चैडविक। ठीक है,
प्रकार और आविष्कार, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था, तो इसको याद रखिएगा। शेर ए बिहार किसे कहा जाता है? राम लखन सिंह यादव को शेर ए बिहार की उपाधि दी गई थी। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो कोटा राजस्थान में। दोस्तों ये कंफर्म कीजिएगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ पूछी थी या फिर दिन दोहरा ऐसे करके शब्द था, क्या था ये जो कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं 2022 में टेनिस से किसने संन्यास लिया है? जी हाँ दोस्तों 2022 में टेनिस से किसने संन्यास लिया है? एग्जैक्ट नहीं बताया गया है बच्चे द्वारा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो गुरुवार 15 सितंबर 2022 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। इस दिन टेनिस के जगत पर 2 दशक का ताज करने वाले महान खिलाड़ी रोजर फेडरर, ठीक है, रोजर फेडरर ने अपने संन्यास की घोषणा की थी। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम करने वाले इस दिग्गज ने इस साल लेबर कप के बाद जो है खेल को अलविदा करने का फैसला कर लिया है। तो अगर आपके ऑप्शंस में रोजर फेडरर होगा तब तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसी साल एक और खिलाड़ी ने, बात करते हैं तो महिला खिलाड़ी ने संन्यास लिया था। जैसे कि बात करते हैं विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने बुधवार को 25 साल की उम्र में अचानक संन्यास की घोषणा की। 44 वर्षों में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियन बनने के कुछ ही हफ्तों बाद उन्होंने बड़ी घोषणा की है। वह वर्तमान में महिला एकल रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर हैं। वह महिला टेनिस खिलाड़ी की सूची में 7वें स्थान पर हैं, जो लगातार सबसे ज़्यादा हफ्तों तक विश्व में नंबर 1 का स्थान पर रही हैं। तो दोस्तों अगर महिला का बात पूछा गया होगा, महिला खिलाड़ी का, तो एशले बार्टी आप कर सकते थे। बाकी अगर पुरुष का पूछा गया होगा तो फिर रोजर फेडरर आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो बार्टी 3 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन और विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मौजूदा चैंपियन हैं। वह ग्रैंड स्लैम ईगल चैंपियन भी हैं, जिन्होंने कोको जो कि वंदेदेगे के साथ 2018 में यूएस ओपन जीता था। बार्टी ने WTA टूर पर 15 एकल खिताब और 12 युगल खिताब जीते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो कि आराम बाग बाबर ने कहाँ बनवाया था? तो ये आगरा में बनवाया था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, ठीक है। बात करते हैं तो आराम बाग जो कि मूल रूप से 1528 में मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया था। आराम बाग भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन है, जो कि ताजमहल के उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर आगरा में स्थित है। काबुल में जो कि भूगर्भित करने से पहले बाबर को अस्थायी रूप से वहीं दफनाया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो उद्यान एक फारसी उद्यान है जहाँ पे बगीचे को पथ और नहरों से विभाजित किया जाता है, ताकि स्वर्ग के जो कि इस्लामी आदर्श का प्रतिनिधित्व किया जा सके। एक भरपूर बगीचा जिसके माध्यम से नदियाँ बहती हैं। यमुना नदी के सामने दो देखने वाले संग्रह हैं, और इसमें एक भूमिगत खाना शामिल है, जिसका उपयोग गर्म जो कि ग्रीष्मकाल के दौरान आगंतुकों को राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। बगीचे में कई जलकुंड और फव्वारे भी लगे हैं। वही बात करते हैं दोस्तों, तो बाबर जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और मुगल वंश का पहला सम्राट था, जो कि जिसका कार्यकाल 1526 से 1530 था, ठीक है। आगरा में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया था। उसने जो कि चगताई तुर्की में बाबरनामा लिखी। उसके पोते सम्राट अकबर के शासनकाल जो कि 1556 से 1605 के दौरान इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। वहीं मुगल काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि मुगल जो कि 2 महान कुलों के वंशज थे। अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक जो कि चंगेज खान की मृत्यु 1227 के वंशज थे। अपने पिता की ओर से वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु जो कि 1404 के उत्तराधिकारी थे। हालांकि मुगलों को मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की स्मृति असंख्य लोगों के नरसंहार से जुड़ी थी। यह जो कि उज़्बेक्स उनके मंगोल प्रतियोगियों के साथ भी जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर मुगलों को अपनी तैमूर वंशावली पर गर्व था, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि उनके महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में जीत के लिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। 30 जून 1757 को शुरू हुए इस निर्णायक युद्ध ने भारत में ब्रिटिशों के प्रभाव को बढ़ा दिया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को स्थापित करने व उनके विकास पर ध्यान दिया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पे दिया गया था, जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 था। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य ध्यान देश के औद्योगिक विकास पर था, जो कि पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे, जिन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यह योजना 4.5% की लक्ष्य वृद्धि दर से पीछे रही और इसने 4.27% की वृद्धि दर हासिल की थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीय योजनाओं में से एक थी। यह योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा तैयार और वित्त पोषित की गई थी। इन्हें 1951 में शुरू किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 के वर्षों में शामिल किया गया था। 1966 से 1969, 1978 से 1980 और 1991 से 1992 के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं में 3 विराम थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ये विराम वाले थे। ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कि 2012 से 2017 तक थी और यह जो कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुई थी। यह अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि नीति आयोग ने इसे योजना आयोग से बदल दिया था। जो कि इसका मुख्य विषय शीघ्र, अधिक समावेशी और सतत विकास है। एक यहाँ पे दोस्तों इसका जो कि विकास दर जो कि 8% था, जो कि आखिरी पंचवर्षीय योजना का। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी ने फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो तुमकुर कर्नाटक में किए थे। नरेंद्र मोदी ने तुमकुर कर्नाटक में फूड पार्क की जो कि स्थापना फिर लॉन्चिंग किए थे। बात करते हैं दोस्तों भारत के सभी फूड पार्क की, जैसे कि श्रीनी मेगा फूड पार्क जो कि चित्तूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी मेगा एक्सा पार्क जो कि एक्वा पार्क, ठीक है, गोदावरी मेगा एक्वा पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में, पश्चिम गोदावरी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क जो कि नलबाड़ी असम में स्थित है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। गुजरात एग्रो मेगा फूड पार्क जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। क्रेमिका मेगा फूड पार्क ऊना जो कि हिमाचल में स्थित है। एकीकृत मेगा फूड पार्क जो कि तुमकुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। वही बात करते हैं 8वें नंबर के, तो केरल औद्योगिक और संरचना विकास निगम मेगा फूड पार्क जो कि पलक्कड़ केरल में स्थित है। इंडस मेगा फूड पार्क जो कि खरगांव मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती मेगा फूड पार्क जो कि देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। बैठड़ मेगा फूड पार्क जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। सतारा मेगा फूड पार्क जो कि सतारा महाराष्ट्र में स्थित है। जोरम मेगा फूड पार्क जो कि कोलासिब मिजोरम में स्थित है। उसके बाद MITS मेगा फूड पार्क जो कि रायगढ़ ओडिशा में स्थित है। इंटरनेशनल मेगा फूड पार्क जो कि फाजिलका पंजाब में स्थित है। सुखजीत मेगा फूड पार्क जो कि कपूरथला पंजाब में स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। स्मार्ट एग्रो मेगा फूड पार्क जो कि निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। त्रिपुरा मेगा फूड पार्क जो कि पश्चिमी त्रिपुरा में स्थित है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क जो कि हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। हिमालयन मेगा फूड पार्क जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में स्थित है। जंगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि हरियाणा में भी स्थित है, इसको भी याद रखिएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं? तो बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 226 के तहत। जी दोस्तों, अनुच्छेद यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो ये 226 के तहत रीट जारी करता है, और उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। तो चलिए यहाँ पे सभी चीज़ें देख लेते हैं एक एक करके। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। तो उच्च न्यायालय का पूछा था दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 226 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों इसमें रीट जो कि 5 प्रकार के होते हैं। जो कि परमादेश का अर्थ है एक आदेश जो कि न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किया जाता है जब भी कोई सार्वजनिक अधिकारों या फिर सरकारी प्रतिनिधि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी एक होता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं तो अधिकार परीक्षा ये भी होता है एक रीट। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है जो कि प्रमाणित होना, ये भी एक जो कि रीट है। तो ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को आप लोग PDF में देख लेना। ऐसे बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। लेकिन चलिए मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी नदी आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कृष्णा, कावेरी, स्वर्ण रेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्राह्मणी नदी, ये 9 नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें से कौन आपके ऑप्शंस में आया था, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जीता है। पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में उन्होंने ग्रीस के जो कि स्टेफानोस, ठीक है, सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर फाइनल मुकाबले में जोकोविच ने शानदार शुरुआत की और पहला सेट जो कि 6-3 के अंतर से जीत लिया था। तो नोवाक जोकोविच आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विवो प्रो कबड्डी लीग का फाइनल किन टीमों के बीच में हुआ था? तो पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच में हुआ था। इसमें जीत जो हुई थी वो जयपुर टीम की हुई थी, यानी पिंक पैंथर्स टीम की जीत हुई थी। तो दोस्तों इसमें एक और प्रश्न आया था, देखिए, ठीक है, इनमें से सितार वादक कौन थे? इनमें से सितार वादक कौन थे, इसको भी ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। 7वीं अनुसूची से संबंधित क्या है, ऐसे करके प्रश्न आया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां यथा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दी गई है, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य जो कि विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ऑप्शंस क्या थे इसके, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी मायने रखते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। हड़प नीति किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। बात करते हैं दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को शुरू करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पूरी योजना स्वयं लॉर्ड डलहौजी ने तैयार की थी, जिन्होंने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो यह योजना एक प्रत्यक्ष स्वाभाविक ढंग से लिए बिना राज्यों को ब्रिटिश द्वारा हड़पने की थी। इनमें भारतीय राज्य सतारा, छोटा उदयपुर और नागपुर जैसे कई भारतीय राज्य सम्मिलित थे जिनका अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे हड़प नीति से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसको तैयार किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। हड़प नीति के अनुसार शासकों के स्वाभाविक उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इस बात पर बल दिया कि शासन करने का पश्चिमी तरीका पूर्वी की तुलना में बेहतर था।
ठीक है। तो ये सभी जो है उसने किया था। वहीं बात करते हैं सहायक गठबंधन की, तो यह 1798 में आया था जब लॉर्ड जो कि वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। ठीक है। सहायक गठबंधन कब आया था? तो ये 1798 में आया था जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे भारत के। भारतीय शासक को ब्रिटिश सेना के रख रखाव का भुगतान करना पड़ा था। भारतीय अन्य विदेशी देशों के साथ किसी भी गठबंधन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ब्रिटिशों ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का संकल्प किया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक इस समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल के मंत्रिमंडल में पहला कानून सदस्य बनाया गया था। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। 2023 का पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो दोस्तों ये पहली बार भारत में होगा। ठीक है। ये पहली बार भारत में क्यों होगा? क्योंकि पहली बार पूरे मैचों का जो कि आयोजन भारत में होगा। इससे पहले भारत ने मेज़बानी की है, लेकिन कई देशों के साथ मिलके किए, जैसे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ मिलके किया था। और 2023 में पहली बार ऐसा होगा कि भारत स्वयं करेगा। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तब आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे किन देशों से क्या क्या लिया गया है एक छोटा सा शॉर्टकट बता देते हैं। जैसे कि ब्रिटिश से लिया गया है सरकार का संसदीय स्वरूप, राज्य के संवैधानिक प्रमुख, निचला सदन, सदन के उच्च सदन से अधिक शक्तिशाली, सदन के प्रति मंत्रिपरिषद की जवाबदेही, कानून के शासन की व्यापकता, ये सभी क्या है? ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिया गया है। वहीं बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के कार्य, संविधान में संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय की प्राकृतिक और भूमिकाएं, न्यायिक प्रणाली की स्वतंत्रता, ये सभी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, तो समवर्ती शक्तियाँ ली गई है। केंद्र और राज्यों के बीच समवर्ती विषयों पर गतिरोध दूर करने की प्रक्रिया भी ली गई है। ठीक है। वहीं बात करते हैं आयरलैंड की संविधान से, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP बोला जाता है, राज्यसभा के लिए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं जर्मनी का जो कि बीमर संविधान, यहाँ से राष्ट्रपति की शक्तियों को लिया गया है। बात करते हैं कनाडा की संविधान से क्या लिया गया है? तो एक मजबूत देश के प्रस्तावना, नाम भारत संघ, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, ये सभी कहाँ? कनाडा से लिया गया है। बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, तो संसद में 2/3 बहुमत से संशोधनों को लागू करने की प्रक्रिया, राज्य विधानसभा मंडलों द्वारा जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चयन, ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। बात करते हैं तो लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा जाजती केसरी द्वारा बनाया गया था। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण है। वहीं बात करते हैं दोस्तों जहाँ पे कुछ मंदिरों की, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सभी ओडिशा में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, ये गुजरात में स्थित है। बृहदीश्वर मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। तो इन सब चीज़ों को आप रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करिएगा। किस भाला फेंक खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? हाल ही में तो शिवपाल सिंह को 4 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। डोप जांच में विफल होने पर 4 सालों के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो शिवपाल सिंह आपका मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा दोस्तों। अदरवाइज क्या पूछा था कमेंट करके एक बार बता सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में जो कि पुलिस कर्मियों के लिए स्ट्रेस फ्री ट्रेनिंग भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आईएनएस विक्रांत नौसेना में कब शामिल हुआ था। तो दोस्तों हाल ही में 2 सितंबर 2022 को आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया। मेरे हिसाब से दोस्तों ये न्यू वाला ही पूछा गया था। बात करते हैं, चलिए पुराने वाले के बारे में भी बता देते हैं। जैसे कि आईएनएस विक्रांत नाम का जंगी जहाज पहले भी भारतीय नौसेना में रह चुका है, जो कि एचएमएस जो कि हरक्यूलिस नाम के जंगी जहाज को भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा और फिर आईएनएस विक्रांत के नाम से उसे 1961 में भारतीय नौसेना में शामिल किया था। तो दोस्तों ये नया वाला ही पूछा गया था, तो आई थिंक आपका 2 सितंबर 2022 होना चाहिए। अदरवाइज कमेंट करके एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो 8 डिग्री चैनल जो कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। भारत और श्रीलंका को पाक जल डमरू मध्य जो कि द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री यानी 10 डिग्री चैनल अलग करते हैं। 6 डिग्री चैनल जो कि इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। संपूर्ण लक्षद्वीप को 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया गया है। वहीं बात करते हैं जिसके उत्तर में अमीनी द्वीप है और दक्षिण भाग में कन्नानोर द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी का जो कि कवारती और मालदीव की राजधानी माले है, इसको भी याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे 3 शब्द जोड़े गए थे जो कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों, तो इसे इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद नागरिकों हेतु 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य भी कर दिया था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद जो कि 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लोगों के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल कर दिया गया था। इसको 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। बात करते हैं तो यह मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। आरटीआई या फिर सूचना का अधिकार अधिनियम एक मौलिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A या फिर ए का एक भाग है। ठीक है, सूचना के अधिकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 की जगह ले ली है। बात करते हैं दोस्तों, तो आरटीआई भारतीयों को विभिन्न परियोजनाओं में करदाता के पैसे से परियोजनाओं और खर्च के खातों में कुछ देरी पर सवाल उठाने में सक्षम बनाकर प्रणालीगत, समय बाधित और परेशानी मुक्त तरीके से सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। तो इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके विचारों पर या फिर किसके मॉडल पर आधारित है। तो महानोबिस जो कि मॉडल पे आधारित थी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। 1956 की औद्योगिक नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार कर लिया था। प्रो पीसी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। यह मूल रणनीति थी भारी उद्योग और सेवाओं पर खर्च में निवेश। ठीक है, वही बात करते हैं, इसमें बढ़ाने के लिए क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए और दूसरी ओर नई मांग को पूरा करने के लिए छोटे और घरेलू उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना संभव उतना निवेश और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना था। वही बात करते हैं दोस्तों, इसमें बचत निवेश की। तो बचत निवेश पूंजी उत्पादन अनुपात उद्देश्यों और अल्पकालिक राष्ट्रीय आय अनुमानों का विचार यह बताता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि हैरोल्ड डोमर के प्रतिमान पर आधारित थी और 1952 में स्थापित की गई थी। 1951 से
1956 तक चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोई विशिष्ट योजना प्रतिमान नहीं है। यह केवल प्रो एस चक्रवर्ती द्वारा अपनी प्रसिद्ध लेख यानी थर्ड मॉडल के गणितीय जो कि फ्रेमवर्क में व्यक्त किए गए विभिन्न संबंधों पर आधारित थी। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। एक प्रश्न बना था कि शंकुधारी वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं, इंडिया में पूछा था या पूरे वर्ल्ड में पूछा था, ये कंफर्म कर दीजिएगा। तो अधिकांश शीतोष्ण शंकुधारी वन सदाबहार होते हैं, किंतु कुछ वन जो कि शंकुधारी और चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार और या फिर पर्णपाती वनों के मिश्रण होते हैं। शंकुधारी वन यूएस, कनाडा, यूरोप तथा एशिया में पाए जाते हैं। भारत में सब जो कि शंकुधारी वृक्ष हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर इंडिया का पूछा गया होगा तो हिमाचल प्रदेश आप कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से किस क्षेत्र में महानदी नहीं बहती है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल। जी हाँ दोस्तों, राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम जीता है और ये सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम अपने नाम करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, यह उनका 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। नोवाक जोकोविच ने शुरू होने से पहले साल के पहले जो कि ठीक है, नोवाक जोकोविच ने शुरू होने से पहले साल के पहले ग्रैंड स्लैम को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन नडाल ने डेनियल जो कि मेदवेदेव पर एक शानदार वापसी की जिसने पुरुष की एकल प्रमुख कैरियर जीत में जोकोविच और रोजर फेडरर के साथ अपनी टाई तोड़ दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल नडाल। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। दोस्तों बच्चे ने पूरा बता नहीं पाया है कि मिस वर्ल्ड पूछा था या फिर 2022 में भी 2022 का मिसेस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। चलिए मैंने दोनों बता देता हूं कि 2022 का मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता था कि कैरोलिना जो कि वालेंस्का ने जीता था। ठीक है, वहीं बात करते हैं 2022 का मिसेस वर्ल्ड का खिताब जो कि जीतने वाली हैं भारत की सरगम कौशल। तो दोस्तों इन दोनों से कौन था आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप पीडीएफ देख लेना। मैं यहाँ पे जो कि मिस वर्ल्ड यानी मिस वर्ल्ड से रिलेटेड कौन किस साल में बनी है पूरा जो कि और को किस देश से हैं ये पूरी वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आप वीडियो को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे सभी वीडियो में ये आप देख पाएंगे। 2020-21 में कोरोना के कारण जो है इसका आयोजन नहीं हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लेना। ठीक है, और देखिए 2022 में ये 17वां था। ठीक है, मिस वर्ल्ड का खिताब 17वां जो कि कैरोलिना वालेंस्का ने जीता है जो कि पोलैंड की रहने वाली हैं। तो हो सकता है आपसे देश का नाम भी पूछ ले। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि उदय शंकर किस शैली से संबंधित है, मतलब कौन से नृत्य के शैली से संबंधित हैं, तो कथकली इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उदय शंकर कोरियोग्राफर के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं बात करते हैं तो इनको मिश्रित शैली के लिए भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस क्या थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1206 से 1210 तक उसका कार्यकाल था। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उन्होंने पहले लाहौर को राजधानी और बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस बात को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उनको अपनी जो कि विशालता के लिए लाख बख्श या फिर लाखों के दाता के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे दान दिए थे। उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो कि भत्तियार का की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था, परंतु केवल पहली मंजिल को ही पूरा करा सके थे। ऐबक को दिल्ली में कुतुब मीनार और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। कुव्वत उल इस्लाम ठीक है मस्जिद का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया गया था। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। उन्होंने भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो कि आपका
तो दोस्तों यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड भी चीज़ें आप देख सकते हैं, वह बारदौली सत्याग्रह से भी संबंधित थे। यहाँ पे बात करते हैं सरोजनी नायडू से रिलेटेड कुछ तत्व है, जो कि सरोजनी नायडू ने आज़ादी की लड़ाई के लिए भारतीय महिलाओं के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू एक कवित्री और राजनीतिज्ञ थी। नायडू ने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध की संयुक्त प्रांत की पहली राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वह एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी। सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में बाघों के सामने आने वाले खतरों और समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मान्यता देने का निर्णय 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में लिया गया था। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार जो कि दुनिया भर में केवल 3900 जंगली बाघ मौजूद हैं। 1973 में बाघों को बचाने के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह वायरल हेपेटाइटिस जो कि लीवर की सूजन का कारण बनता है, जिससे गंभीर बीमारी और लीवर कैंसर होता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2022 की थीम जो इसकी थी तो ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू था। ठीक है, जुलाई 2022 में महत्वपूर्ण दिन जो कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व UFO दिवस के रूप में, विश्व खेल पत्रकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करते हैं 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जो कि जूनोज दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद बात करते हैं 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 जो है दोस्तों, यहाँ से मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति, यह शक्ति जो कि पहले राज्य नहीं थे उनके लिए राज्य प्रवेश या फिर स्थापना के लिए संसद का सामान्य बहुमत से किया जा सकता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, तो राज्यों को भारत के संघ में मिलाने की शक्ति या फिर पहले से मौजूद राज्यों के लिए था। तो आप लोग इन चीज़ों को देख लीजिएगा। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो ये भारतीय संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है और उन्हें जो कि स्वायत्त शासन की इकाइयों यानी अनुच्छेद 40 के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करता है। तो इससे रिलेटेड भी मैंने चीज़ें बता दी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में ज़्यादातर होती है? तो भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क जलवायु ज़्यादातर है। ठीक है, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में शुष्क जलवायु ज़्यादातर है, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट के क्वेश्चंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।